सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 9 की। इतिहास का अध्याय 9 जिसका शीर्षक है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। यह अध्याय हमें क्या बताता है? मुख्य रूप से इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस अध्याय को जब हमने पढ़ा समझा तो हमें क्या पता चला कि जो लोग हैं उनका वर्णन करने का एक सबसे जो सामान्य तरीका है, जो सरल तरीका है, वो क्या है? उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें डिफाइन करना, यानी उन्हें परिभाषित करना। भाई, जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या फिर उड़िया कहते हैं तो आम तौर पर इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है ना कि वह तमिल या फिर उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या फिर उड़ीसा में रहता है ना। और इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, नृत्य, काव्य, संगीत या फिर चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, लेकिन भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है ना। आप जानते हैं कि हमने इस अध्याय में देखा कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य अलग अलग क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है ना। ये तो एक छोटी सी चर्चा थी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की प्रश्न क्रमांक 1 से। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? फिर से याद करें, शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 ये है कि निम्नलिखित में हमें मेल बैठाना है, यानी सही जोड़ी मिलाने की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले जिक्र आता है अनंत वर्मन का। किससे मेल कर दें अनंत वर्मन का? क्या केरल से, बंगाल से, उड़ीसा से, कांगड़ा से, पुरी से या केरल से? तो इनका जो मिलाप है वो कर दिया जाता है किसके साथ में? उड़ीसा के साथ में। फिर जिक्र आता है जगन्नाथ का। सभी जानते हैं इनका मिलाप होगा पुरी से। महोदयपुरम, महोदयपुरम जो है ये केरल, हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। फिर है लीला तिलकम, ये भी जो है केरल से जाके मिल जाएगा। फिर है मंगल काव्य, है ना, मंगल काव्य, तो ये जुड़ जाएगा बंगाल से और लघु चित्र जुड़ जाएगा कांगड़ा से। भाई, हमने ये अध्याय पढ़ा है तो हम जानते हैं कि अध्याय में हमें क्या जानकारियाँ दी गई थी और उन्हीं जानकारी के आधार पर हमने सही जोड़ी का मिलान किया है ना। आप जानते हैं ना कि हमने इस अध्याय में, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने चेर और मलयालम भाषा के विकास के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं? भाषा और क्षेत्र के बीच के अंतः संबंध के एक उदाहरण से हमने विश्लेषण जहां पर प्रारंभ किया था, और जो उदाहरण हमें दिया गया था वो कुछ महोदयपुरम का चेर राज्य जो था उसके विषय में था कि महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। बात की गई थी 9वीं शताब्दी की। 9वीं शताब्दी में ये स्थापित किया गया था और संभवतः मलयालम भाषा जो है वो इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया और इसी भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है ना। इसके साथ ही साथ चेर लोग जो थे उन्होंने क्या किया? संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर ही ये आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की वो ऋणी मानी जाती हैं।
ये भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है ना, कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है कि नहीं। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? मणिप्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। अभी मैंने आपको बताया है ना। देखते हैं सटीक ढंग से उत्तर के तौर पर कैसे इसको लिख सकते हैं। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की, कि कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, समझिएगा। पहले हमने शासक और धार्मिक परंपराओं के बारे में इस अध्याय में पढ़ा था। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये जो प्रश्न और उत्तर है ना, ये हमें सटीक ढंग से याद हो जाए, है कि नहीं। तो अब सुनिएगा। बात जब हमने की थी अन्य क्षेत्रों की, तो अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां जो हैं क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से ही विकसित हुई थी। और इस प्रक्रिया का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो कि विष्णु का पर्यायवाची है ना। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ जो है वो मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। दोस्तों, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन का जिक्र यहाँ पर आता है। इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ठीक है ना। और जो जो इस मंदिर को तीर्थस्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती चली गई। दोस्तों, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा, है ना। इसके बाद में हमने देखा राजपूत और शूरवीरता की परंपराओं को, जिसमें हमने जाना कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। और इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। आप कहेंगे कैसे? तो समझिए कि एक ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत में अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ये वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग बात करें तो 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा, है ना। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य और गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों की भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से उस समय आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी वे झगड़े के कारण, स्त्रियां जो हैं इनके रूप में विद्यमान हैं, झगड़े के कारण के रूप में जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, कहीं कहीं
यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जला जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे, है ना। अब हमने कथक के बारे में तो पढ़ा ही है कि यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है ना। नृत्य के एक रूप कथक के अगर इतिहास की बात करें तो यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। बात करें 1850 से 75 के दौरान की तो यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया था। मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई थी। अब ऐसे में हमसे पूछा गया कि कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे, तो हम उत्तर के तौर पर ऐसा लिख सकते हैं कि कथक के प्रमुख संरक्षक मुगल बादशाह थे, लखनऊ के नवाब और मुख्य रूप से वाजिद अली शाह थे। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। लेकिन बात अगर कथक की हुई है तो मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी जानकारी हमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी दी गई थी इस अध्याय में, है कि नहीं। उसमें पूछा था किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन हो जाता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहेंगे जिसका विषय धार्मिक हो, या फिर क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, या फिर यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और ये भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, ये विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द सही नहीं होता, है कि नहीं। अन्य नृत्य रूप जिन्हें शास्त्रीय समय माना जाता है, अगर उनकी बात करें तो उनमें नाम आता है भरतनाट्यम का जो कि तमिलनाडु का है। इसके बाद कथकली जो कि केरल का है, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं जानता हूँ कि आपको प्रश्न क्रमांक 3 ज़रूर समझ में आया होगा। मेरी ऐसी आशा है आप सभी से कि आप इस वीडियो को बड़ी गंभीरता से समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? प्रश्न क्रमांक 4 है कि बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है।
ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं कि जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं, है ना। इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे। किंतु ये एक दिलचस्प बात है दोस्तों कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक यानी ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग की बात करें तो संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध, जो कि दक्षिण बिहार है, उसके बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बहुत बढ़ता गया होगा। और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासक जो थे उन्होंने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के जो भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव थे वो और ज़्यादा अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसोंग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी की बात करें तो 8वीं शताब्दी से जो पाल शासक थे उनके अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 यानी 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। मैं आपको बता दूं कि बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, ये सब आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि पहली श्रेणी के ग्रंथों या काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है। क्यों? क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं दोस्तों, जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसीलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। ठीक है ना। इसके बाद में जिक्र आता है मंदिरों का, पीर और मंदिरों का। तो मैं आपको बता दूं कि 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो कि अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों से मिल गए और इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोगों इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें
पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। मैं आपको बता दूं कि पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। अब हमने ये देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों के द्वारा बनवाए जाते थे जो शक्तिशाली बने रहे। ये हमने अध्याय 2 और 5 में देखा था। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी तेली, कसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी, है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने एक शब्द सुना होगा, जीववाद, है ना। इसका अर्थ होता है ये मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी क्या है, जीव आत्मा है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि मंदिरों की शक्ल या आकृति जो है बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह ही दो चाला यानी 2 छतों वाली या फिर चौचाला यानी 4 छतों वाली होती थी, ठीक है ना। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक के पहुँच चुकी थी। अब इसमें देखिए हमने इतनी जानकारी को किस तरह से सटीक ढंग से उत्तर के तौर पर लिखा है। उत्तर में हमने लिखा है कि बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार है। सबसे पहला, बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी तेली, कसारी यानी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। दूसरे बिंदु में क्या लिखा, स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छन छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे। तीसरे बिंदु में लिखा कि लेकिन जब ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। चौथे बिंदु में लिखा, इसके कारण मंदिरों की स्थापना कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। और अंतिम बिंदु में लिखा कि अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक के जाती थी। तो ये वो कारण है या वो लक्षण है जिससे हम ये बता सकते हैं कि बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण आखिर क्या है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 बिंदु और हैं। वो ये हैं कि मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, और दूसरा कि उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? प्रश्न क्रमांक 5 है, चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा की, कारण उनकी यादों को संजो कर रखा, और दूसरा उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए दूसरों को प्रेरित किया। अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। क्या है, हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? समझिए,
इसके उत्तर में हम ये लिखेंगे, शासकों ने अपनी उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए कई तरीके अपनाए, जैसे टकसाल अपनी वीरता की गाथाएं गाते हुए, शिलालेख, ऐतिहासिक मूल्य, मंदिर के लिए दान आदि। लेकिन जनसाधारण अपने वीरता के कार्य के अभिलेख को संरक्षित करने के कोई प्रयास नहीं करते थे, और यही कारण है कि हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक जानते हैं। इस उत्तर में हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो शासक थे उनकी जो उपलब्धियां थी उसको वो चाहते थे संरक्षित करना, और इसके लिए उन्होंने कई सारे तरीकों को क्या किया, अपनाया, अनुसरण किया। इसमें उदाहरण के तौर पर हमने क्या लिखा कि जैसे टकसाल अपनी वीरता की गाथाएं वो गाते हुए, है ना, जो शिलालेख थे, ऐतिहासिक मूल्य, मंदिर के लिए दान आदि देते थे, है कि नहीं। लेकिन जो जनसाधारण थे वो अपनी वीरता के कार्य के अभिलेख को क्या करते थे, संरक्षित करने के कोई भी प्रयास नहीं करते थे। यही मुख्य कारण है कि जो जनसाधारण है उनकी तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में हम बहुत अधिक जानते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 7 की बात करते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? तो मैं आपको बता दूं कि भाई विजेता जो थे वो जो पुरी में स्थित जगन्नाथ का मंदिर था उस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न इसलिए करते थे क्योंकि वे सब ये महसूस करते थे ना, ये जानते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनके शासन को स्वीकार कर लिया जाएगा, है ना। ठीक है, ये हमने अध्याय में भी पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? दोस्तों, बंगाल के मंदिर निर्माता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे और अपनी धर्मनिष्ठा का करना चाहते थे क्या, बखान। इसीलिए बंगाल में मंदिर बनाए गए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 9? भवनों, प्रदर्शन कलाओं, चित्रकला के विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों, विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, उत्तर में मैं आपको बता दूं कि ये आप स्वयं से कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सूचना यहाँ पर दे देता हूँ कि दिल्ली का उदाहरण ले सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली की वास्तुकला पुराने और साथ ही नए भवनों जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, संसद भवन, इंडिया गेट आदि को प्रस्तुत करती है। दूसरा, सभी प्रकार की कलाओं जैसे नृत्य, नाटक, कविता, सत्र आदि के केंद्र दिल्ली में है। और तीसरा कि सभी प्रकार की चित्रकारी दिल्ली में पाई तथा बनाई जाती है। इसके बाद में हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 10? क्या आप बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं? इनमें से किसी एक भाषा की किसी प्रमुख रचना के बारे में पता लगाइए और चर्चा कीजिए कि आप इसे रोचक क्यों पाते हैं। अब ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये उत्तर तो आपको स्वयं ही लिखना है, लेकिन एक सहायक सूचना के तौर पर बता दूँ कि इसमें आप पंजाब का उदाहरण ले सकते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि आमतौर पर घर पर आप पंजाबी बोलें, गुरुमुखी हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं की पुस्तकों को पढ़ें, गुरुमुखी हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं में लिखें, गुरु ग्रंथ साहिब द्वारा पंजाबी यानी गुरुमुखी भाषा की एक प्रमुख पुस्तक दें, और अंत में यह सिखों की धार्मिक पवित्र पुस्तक है और हमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में सिखाती है, इसलिए यह दिलचस्प है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 11? उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी मध्य भारत से एक एक राज्य चुने। इनमें से प्रत्येक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाएं जो आमतौर पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं। आप उनमें कोई अंतर या समानताएं पाएं तो उन पर प्रकाश डालें। ये उत्तर आप स्वयं कीजिएगा, लेकिन सूचना के तौर पर मैं आपको 3 बिंदु बता दूं। सबसे पहला, मान लीजिए कि 5 राज्यों में कश्मीर उत्तर, गुजरात पश्चिम, बंगाल पूर्व, मध्य प्रदेश मध्य और तमिलनाडु दक्षिण है। दूसरा, चावल आम खाद्य पदार्थ है। और तीसरा, उपर्युक्त राज्यों में चावल को अलग अलग तरीके से पकाया जाता है, जैसे कि कश्मीर की दाल चावल और मछली बंगाल, सांभर के साथ चावल दक्षिण में, दाल के साथ साधारण चावल केंद्र में और मीठे चावल की खीर पश्चिम। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। तो इनमें से प्रत्येक क्षेत्र से 5-5 राज्यों की एक अन्य सूची बनाएं और यह बताएं कि प्रत्येक राज्य में महिलाओं और पुरुषों के द्वारा आमतौर पर कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। अपने निष्कर्षों पर चर्चा करें। ठीक है, इसमें भी आप सूचना समझ लीजिए, कीजिएगा आप स्वयं से ही, चूंकि एक रचनात्मक कार्य है।
मान लें कि राज्य में पंजाब, उत्तर नागालैंड, पूर्व राजस्थान, पश्चिम केरला, दक्षिण और छत्तीसगढ़ मध्य में है। दूसरा, इंटरनेट के माध्यम से इन राज्यों के कपड़े देखें, महिलाओं और पुरुषों के कपड़ों के नाम लिखें। और तीसरा कि इन पहनावों में समानता और अंतर को लिखिएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो, जो कि इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर पर बनाया गया है, अध्याय 9 के, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, है ना। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं छोटी सी, कि इस अध्याय पर ऑलरेडी सरल और विस्तृत भाषा में एक वीडियो बनाकर हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने इस अध्याय पर सभी बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण विषयों पर, विषय वस्तुओं पर विस्तार से चर्चा की है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद में पाठों के भीतर से पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में भी आप सक्षम, समर्थ हो जाएंगे। और ऐसी आशा करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों, मित्रों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को, इस अध्याय को। आप लोगों से मेरी फिर जल्दी मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ, बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।